नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बीजेपी अगले लोकसभा चुनाव में अपने कई दिग्गज मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतार सकती है। बीजेपी नेतृत्व किसी भी नेता को 2 बार से अधिक राज्यसभा भेजने के पक्ष में नहीं है और इसीलिए राज्यसभा के रास्ते मंत्रिपरिषद में मौजूद कई नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारकर सीधे जनता से आशीर्वाद मांगने को कहा जा सकता है। खबर है कि इसी के मद्देनजर राज्यसभा के जरिए मंत्री बने कई नेताओं ने लोकसभा चुनाव की लड़ाई की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसी के साथ बीजेपी बड़ी संख्या में अपने मौजूदा लोकसभा सांसदों का टिकट भी काट सकती है। खासतौर से उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में ऐसा बड़े पैमाने पर हो सकता है। उनकी जगह युवा उम्मीदवारों को जगह दी जा सकती है। वैसे भी 75 पार से ऊपर के नेताओं को चुनावी राजनीति से हटाने के बीजेपी के अघोषित नियम के तहत कई मौजूदा सांसदों और मंत्रियों पर तलवार लटक रही है। पहले बात उन मंत्रियों की करते हैं जो राज्यसभा के सांसद हैं। दरअसल मुख्तार अब्बास नकवी को कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि वे 2 बार से ज्यादा राज्यसभा के सांसद रह चुके थे और पार्टी ने उन्हें तीसरी बार राज्यसभा नहीं दी थी। इसी के बाद से ऐसे मंत्रियों पर फोकस है जो 2 या उससे अधिक बार से राज्यसभा के सांसद हैं। कई ऐसे मंत्री भी हैं जो चाहे राज्यसभा में पहली बार आए हों, लेकिन पार्टी उनकी लोकप्रियता का लाभ उठाने के लिए उन्हें लोकसभा चुनाव में खड़ा कर सकती है। 2 या उससे अधिक बार राज्यसभा पाने वाले 7 मंत्री हैं जो कि इस समय केंद्रीय मंत्रिपरिषद में हैं। पहली बार राज्यसभा में आए मगर राजनीति में अनुभवी इन मंत्रियों पर भी नजर है कि क्या वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। इन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने को कहा जा सकता है। इन मंत्रियों को कई कठिन लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। महासंपर्क अभियान के जरिए भी इन्हें जमीन पर उतारा गया है फीडबैक लेने के लिए। इसी के साथ जो रोजगार मेले हो रहे हैं वहां पर भी इन मंत्रियों की मौजूदगी अहम रही है। इन मंत्रियों ने उन राज्यों में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है जहां से उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना हो सकती है। 2 या उससे अधिक बार राज्यसभा में आए मंत्रियों में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी है, श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव भी हैं, इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी हैं जो कि 2 बार या उससे अधिक बार राज्यसभा में रहे हैं। इसके अलावा मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी 2 बार या उससे अधिक बार राज्यसभा में रहे हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे मंत्री भी हैं जिनका चुनावी राजनीति का अनुभव है लेकिन वे फिलहाल राज्यसभा में हैं। इनमें आप नजर डालें, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आता है जो इससे पहले लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं। एमएसएमई के मंत्री हैं नारायण राणे, वो आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ये असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनके अलावा 2 ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने अपने प्रदर्शन से गहरी छाप छोड़ी है, तो क्या वो भी चुनावी राजनीति में उतर सकते हैं? इनमें 2 नाम हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर का और दूसरा नाम है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का। तो क्या ये मंत्री चुनावी राजनीति में उतरेंगे? इसलिए भी कयास लगाया जा रहा है क्योंकि कई केंद्रीय मंत्रियों ने उन राज्यों में सक्रियता बढ़ा दी है जहां से वे चुनाव लड़ सकते हैं। अगर बात करें धर्मेंद्र प्रधान की तो वो 2 बार राज्यसभा में आ चुके हैं। उनका जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो मार्च 2024 तक है। अपने गृह राज्य ओडिशा में उन्होंने काफी सक्रियता बढ़ा दी है। दूसरे मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, ये उनका राज्यसभा में दूसरा कार्यकाल है। उनका कार्यकाल भी मार्च 2024 को समाप्त होगा और वो हरियाणा और राजस्थान में खासतौर से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का भी ये दूसरा कार्यकाल है। मार्च 2024 में उनका भी दूसरा कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। उनके गुजरात से लोकसभा का चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। इसी तरह पुरुषोत्तम रूपाला का ये तीसरा कार्यकाल है। उनका कार्यकाल भी मार्च 2024 में खत्म हो रहा है। अपने गृह राज्य गुजरात में वो खासे सक्रिय है और उनके वहां से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। पीयूष गोयल है, उनका ये तीसरा कार्यकाल है। जुलाई 2028 तक उनका कार्यकाल है, इसलिए उनके सामने चुनाव लड़कर संसद में आने की बाध्यता फिलहाल नहीं दिखाई देती है। इसी तरह निर्मला सीतारमण, उनका भी ये तीसरा कार्यकाल है। पहला कार्यकाल हालांकि उनका केवल 2 वर्ष का ही रहा था और उनका मौजूदा कार्यकाल जून 2028 तक है, यानी उनके सामने भी सांसद बनने की बाध्यता नहीं होगी, लेकिन तमिलनाडु में वो काफी सक्रिय दिखाई दे रही हैं। हरदीप सिंह पुरी का भी ये दूसरा कार्यकाल है। वे नवंबर 2026 तक राज्यसभा में रहने वाले हैं। पंजाब और जम्मू कश्मीर में खासतौर से सक्रिय हैं और पिछला जो लोकसभा का चुनाव है वो अमृतसर से लड़े थे लेकिन चुनाव हार गए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा के सांसद रह चुके हैं।
वो गुना से अपना चुनाव हार गए थे। एक बार फिर से उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। वहीं सर्बानंद सोनोवाल वो असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। असम से उनके फिर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। वो लोकसभा के सांसद और इससे पहले विधायक भी रह चुके हैं। नारायण राणे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राज्यसभा का उनका कार्यकाल भी अगले साल अप्रैल में समाप्त हो रहा है और उनकी महाराष्ट्र में पकड़ है, इसलिए क्या वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, ये भी एक सवाल सामने है। वैसे मिशन 24 में जुटी बीजेपी कई मौजूदा लोकसभा सांसदों के टिकट भी काट सकती है, खासतौर से उन राज्यों में जहां उसे बम्पर जीत मिली थी। बीजेपी ने सांसदों के प्रदर्शन पर लगातार नजर रखी हुई है और जिन सांसदों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है उनकी छुट्टी हो सकती है। कई सांसद 75 साल के करीब पहुंच गए हैं, ऐसे में उनका टिकट भी काटा जा सकता है। नए चेहरों को मौका देने से लोगों की नाराजगी भी दूर की जा सकती है, यह बीजेपी का अपना आकलन है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार कर्नाटक में कई बीजेपी सांसदों का टिकट काटा जा सकता है। कर्नाटक में अभी हाल ही में बीजेपी को चुनावी हार भी हुई है और वहां पर कई बीजेपी सांसदों पर कर्नाटक में तलवार लटकी हुई है। विधानसभा चुनाव में उनके क्षेत्र में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। राज्य की 28 में से 25 सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं और 25 में से करीब 11 सांसदों के टिकट काटने की बात की जा रही है। इनमें कुछ सांसद जो हैं वो खराब सेहत का हवाला देकर खुद ही चुनाव लड़ने से मना भी कर चुके हैं, जबकि कई अन्य सांसदों का प्रदर्शन ठीक नहीं माना जा रहा है। 2 सांसद ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 75 के नजदीक पहुंच रही है। तो यह सारा बीजेपी का अपना अंदरूनी राजनीतिक समीकरण है जिस पर लगातार चर्चा हो रही है। एक के बाद एक बैठकों का सिलसिला भी चल रहा है और ये जो रणनीति है किस हद तक कामयाब होगी, चर्चा करने के लिए हमारे साथ संजय सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। ये जो पूरा खाका तैयार किया जा रहा है, ये बात पिछली बार भी हुई थी 2019 में, जब कई मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारा गया था। एक बार फिर से वही चर्चा हो रही है। आपको लगता है कि यह रणनीति जमीन पर काम करती है? अखिलेश साहब खुद बीजेपी का जो संगठन है और जो सरकार का स्ट्रक्चर है उसको आप खुद बहुत अच्छा समझते हैं। आपने जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज इसमें दिखाई कि जो कई मंत्री हैं, प्रोमिनेंट मंत्री, इंसिडेंटली उनका कार्यकाल मार्च या अप्रैल अगले साल 2024 में खत्म जी। उसके बाद भी 6 महीने वो मंत्री रह सकते हैं। मतलब अगला चुनाव में जब वो जाएंगे तो उनका मंत्री पद बरकरार हो सकता है, क्योंकि आप लोकसभा चुनाव जो है अप्रैल से मई के समय में होगा और उसका आप समझ लीजिए कि मार्च में नोटिफिकेशन वो आ जाए। तो इस हिसाब से उनका जब कार्यकाल खत्म होता है, तो राज्यसभा से जब उनकी दूसरा अगला टर्म नहीं है, विदाई जब होगी, तब तक ये पता होगा कि वो नॉमिनेशन लोकसभा के लिए कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। पिछली बार भी देखेंगे तो जैसे रविशंकर प्रसाद उस समय में वो मंत्री थे और जब लोकसभा का चुनाव आया तो वो काफी कीन थे कि लोकसभा का चुनाव लड़के लोकसभा में आ जाए, क्योंकि जो नेता होते हैं, जो जमीन से जुड़े होते हैं, जिनका वो संपर्क होता है और संगठन में भी थोड़ा उनका जाना होता है, संगठन के रूप से वो इम्पोर्टेंट होता है, तो उनकी इच्छा होती है कि वो लोकसभा से चुने। जैसे धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव, ये दोनों ऐसे नेता हैं जो संगठन के कार्य से भी काफी ज्यादा जुड़े हैं। तो और मेरे ख्याल में उनका कहीं बाकी अगर जगह भी देखेंगे धर्मेंद्र प्रधान के लिए, तो उनके लोकसभा लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कनेक्ट है। तो बीजेपी अपनी विनेबिलिटी भी देखेगी कि मान लीजिए उनकी पॉपुलैरिटी है संगठन के साथ, उनके संगठन पे पकड़ है, उनकी सोच है, वोट संख्या भी बढ़े। भूपेंद्र यादव के साथ भी वही चीज है। कुछ जो प्रोमिनेंट 2-3 मिनिस्टर हैं, जैसे मान लीजिए पीयूष गोयल महाराष्ट्र से क्या लड़ेंगे, उनका कार्यकाल शायद आपने बताया कि अभी उनका लंबा कार्यकाल है, 2028 तक है जी। 2028 तक। तो पीयूष गोयल काफी सक्रिय वो नेता मंत्री हैं। एक चीज और भी होती है कि सारे के सारे जो एक्टिव लोग हैं, जो संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, कभी कभी संगठन ये भी सोचता है कि हम सारे लोग को अगर चुनाव में लगा देंगे और जो स्वयं का चुनाव फिर देखने लगेंगे तो चुनाव प्रबंधन में कौन रहेगा। उस दृष्टि से भी स्ट्रेटेजिक रूप से कुछ लोगों को रोका जाता है। लेकिन संजय जी, सवाल ये जो जिसका जिक्र आपने किया विनेबिलिटी का, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो इन मंत्रियों को अगर चुनाव मैदान में उतारा जाए तो क्या वो सीटें दी जाए जिनको कि सुरक्षित माना जाता है, या वो सीटें दी जाए जो कठिन मानी जाती? क्योंकि अगर ये लोकप्रिय हैं, इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, लोग इनको मानते हैं, जानते हैं, तो शायद उनको कठिन सीटें मिले तो ज्यादा फायदा पार्टी को होगा कि वो सीट जो बी कैटेगरी की है, सी कैटेगरी की है, वहां पर उतरे और जीते तो बीजेपी को फायदा होगा। आपने ये बड़ा गंभीर और गूढ़ प्रश्न छेड़ दिया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उस तरह की जो सीटें होती हैं
उन सीटों पे आमतौर किसी ऐसे सेलिब्रिटी को उतारते हैं, जिन सीटों का बी या सी आप जिक्र कर रहे हैं, कि उनके नाम से लोग अट्रैक्ट होते हैं। उसमें आप, मेरे समझ में, अगर आप पूर्व के इतिहास या बाकी चुनाव को देखेंगे तो वो केंद्र के या राज्य के मंत्री उन चुनाव में नहीं जाते हैं, बल्कि कोई पॉपुलर किसी तरह के, वो कोई सिंगर हैं, कोई एक्टर हैं, वैसे लोग ज्यादा बी या सी की तरह के जो चुनाव होते हैं। क्योंकि एक मंत्री अगर यहाँ से छोड़ करके और वापस चुनाव लड़ने जाते हैं, और अगर खुदा न खास्ते वो जैसा कई जगह होता है कि विपरीत नतीजे आ जाते हैं, तो उसकी चर्चा काफी ज्यादा होती है और स्वयं भी हर व्यक्ति अपना वो सोचता है। तो ये एक बड़ा ही ट्रिकी सा आपने सवाल पूछा है। लेकिन जैसे भी आपके स्क्रीन पे हरदीप सिंह पुरी दिख रहे हैं, हरदीप सिंह पुरी का कार्य काफी अच्छा है। मिनिस्टर जो भी उन्होंने पोर्टफोलियो जब भी संभाले, हरदीप सिंह पुरी क्या पंजाब से, जहां बीजेपी अपनी पकड़ बनाना चाहती, कई बार ये भी होता है कि वो राज्यसभा के सांसद होते हुए उनको आप लोकसभा लड़वाते हैं, अगर जीतते नहीं भी हैं तो ग्राउंड पे एक उनका प्रेजेंस या पार्टी का प्रेजेंस बताने के लिए, तो ये चीजें स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है। अभी थोड़ा सा अर्ली होगा, लेकिन बीजेपी कई तरह के एक्सपेरिमेंट करती रहती है जिस समय वो चुनाव में जाते हैं। और बाकी जो दूसरा पक्ष आपने कहा कि कई सांसद बदले जा सकते हैं, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर कोई पार्टी अलाइव है किसी सिचुएशन से और चुनाव को गंभीरता से ले रही है, तो तमाम तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन काम में आते हैं, जिसमें कि कई बार ये भी होता है कि कई लोग स्वयं रूप से वो चाहते हैं कि लोकसभा से उनका संपर्क लोकसभा से जीत करके आए, क्योंकि राज्यसभा में फिर आप अगली बार देखेंगे तो कई ऐसे चेहरे आपको दिखेंगे जो या तो सडन उनकी एंट्री होती है या किसी कारण से, जैसे सर्बानंद सोनोवाल, मतलब लोकसभा का चुनाव वो नहीं लड़ पाए क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे और उसके बाद उनको यहाँ पे लाया गया। वो सक्षम नेता है, वहां मुख्यमंत्री रहे हैं, ग्राउंड की उनकी पकड़ है, तो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, एक दिलचस्प चर्चा के लिए कि आखिर बीजेपी की रणनीति क्या हो सकती है, क्योंकि बीजेपी चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जानी जाती है। तो इसमें देखने की बात होगी कि इन मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारा जाता है या नहीं। और बात कर लेते हैं एनडीटीवी कॉन्क्लेव की। 17 जून को एनडीटीवी उत्तर प्रदेश को लेकर दिन भर कॉन्क्लेव करने जा रहा है। इस कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश की चुनौतियों, उसकी उम्मीदों, उसके बदलावों पर भी बात होगी। इस कॉन्क्लेव में यूपी के जाने माने नेताओं सहित अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। तो जरूर देखें 17 जून को दिन भर। तमाम विपक्षी पार्टियों को एक ही मंच पर लाने में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि लोकसभा चुनाव समय से पहले भी हो सकते हैं। उन्होंने जेडीयू कार्यकर्ताओं से इसे ध्यान में रखकर तेजी से काम करने को कहा है। कब चुनाव होगा कोई जानता है जी? कुछ जरूरी है कि अगले ही साल चुनाव होगा? कोई ठिकाना है कि और पहले ही चुनाव हो जाए? इसलिए जरा तेजी से कम मत करिए, समझ गए ना? हम आप लोगों को बता रहे हैं कि ये सब चीज में जरा तेजी से काम कर दीजिए, हमको बड़ा अच्छा लगेगा। और टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।